हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ वीडियोस में वो आप सब लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। हम नए नए क्वेश्चन इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिया है वो PYQ क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसको जरूर और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, ठीक है, वो ये है कि आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और कमेंट करके बतानी है कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको कितना समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे अगली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी एक्सप्लेन, है ना। तो इसमें पूछा ये गया है आपसे कि किस तरह से जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, उदारवाद जैसे, तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2024 का PYQ है, ठीक है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके की पॉइंट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या की पॉइंट्स हम रख सकते हैं। फर्स्ट, इट इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लिबरलिज्म जो है किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करता है ना, कि हर इंसान को एक आजादी देनी चाहिए, वो अपने तरीके से काम कर सकता है ना, अपने तरीके से सोच सकता है, तो फ्रीडम होनी चाहिए हर इंसान को। तो इसका मतलब ये है। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, है ना, तो हर एक इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सभी क्या है कानून के समक्ष समान होंगे, है ना, कानून सबके लिए समान होगा, ठीक है भाई। दूसरा क्या था, इट एम्फसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसका मतलब क्या है, जो लिबरलिज्म है इस बात पर जोर देता है कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों की सहमति से बननी चाहिए, ठीक है, लोगों की उसमें रजामंदी होनी चाहिए, लोग उससे सहमत हो, हाँ ये पर्सन सही है, ये लोग सही है, ये वाली गवर्नमेंट हाँ होनी चाहिए, मतलब इस तरीके का काम होना चाहिए, मतलब इस तरीके से सहमति होनी चाहिए लोगों की, ठीक है, तब गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो लिबरलिज्म इस बात पर फोकस करता है, एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज मतलब जोर देता है ना। It believed in a constitution and represented the government through parliament. तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो लिबरलिज्म है वो इस बात पर भी फोकस करता है कि कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। जैसे कि हम इंडिया के अंदर देखते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर लोगों को हमारे द्वारा यानी हम लोगों को वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, तब जाकर वो चुने जाते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो वो पार्लियामेंट में जाकर हम हमारे एरिया को, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ वन, इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। तो जब किसी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जो खास सुविधाएं दी जाती है ना, जिनको खास सुविधाएं दी जाती है ना, तो उनको क्या है वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, है ना, जिसको मिलनी चाहिए उनको ही मिलेंगे। एंड फिफ्थ वन, कमिंग ऑफ रेलवेज फर्दर लिंक्ड हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इट हेल्प स्टिमुलेट मोबिलिटी, ठीक है। तो जब रेलवेज का रेलवे इंट्रोड्यूस हो गई उस वहां पर, है ना, तो क्या हुआ, रेलवेज के आ जाने से जो जगह जो लोग थे अलग अलग एरियाज में, उनको वो काफी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, है ना, इकोनॉमिक उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो ज्यादा अच्छे से हो पाई, है ना, एक दूसरे से लिंक होते गए लोग। तो वहां पर इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक तरह से नेशनल यूनिफिकेशन की फीलिंग जो है वो डेवलप हुई, है ना, कि हमारा जो देश है, हम देश तो था ही नहीं पहले, पहले तो लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक देश वाली भावना वहां पर डेवलप होना शुरू हो गई, क्या ये देश होना चाहिए, लोग एक साथ मिलकर रहने चाहिए, है ना, तो वो वाली बात है। तो रेलवे ने इसमें अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से मुझे लगता है समझ लिया होगा अब, है ना, इसमें आपकी कोई डाउट नहीं बचा हुआ। तो इन पॉइंट्स को बड़े आराम से आप इलेबोरेट करके लिखेंगे कॉपी में, आपका बहुत सुंदर सा क्वेश्चन ये बनके तैयार हो जाएगा, 5 मार्क्स आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर,
5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से एग्जाम में आने की। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख नहीं पाओगे, आप बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। और एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और कॉपी में आपके सामने अगर कॉपी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो, पूरा पेपर ही आपका डिस्टर्ब होता चला जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। Why has federalism succeeded in India? Which policies adopted by India to ensure this success? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है वो किस तरीके से सक्सेस हुआ और इंडिया ने इसके लिए क्या पॉलिसीज अपनाई जिससे ये सक्सेस हो पाया। ठीक है, तो वो पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया आर, तो इंडिया के द्वारा जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई वो क्या थी, हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, पहले तो आप जो शुरू से हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, क्वेश्चन में से याद छाप लो, है ना, फिर आंसर की तरफ फोकस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे पहली पॉलिसी इंडिया ने लेकर आई, है ना, वो क्या थी, लिंग्विस्टिक स्टेट। अब लिंग्विस्टिक स्टेट से मतलब समझिए, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, जब हम आजाद हो चुके थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स में इस तरह की मांग उठने लग गई कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया जाए, स्टेट बना दिया जाए, है ना। पहले तो कोई ऐसी स्टेट्स नहीं थी अलग अलग, ठीक है, लेकिन जब लोगों को ऐसा फील हुआ कि हमारे एरिया में ये वाली लैंग्वेज बोली जा रही है, वाले लोग यहाँ पर इस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो लोगों ने ऐसा सोचा कि हम क्या करें कि अपना ही एक स्टेट बनवा लें, है ना। तो इसी सीरीज में देखते हुए सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये वाली डिमांड उठी कि जो आंध्र प्रदेश है उसको लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट बना दिया जाए। लेकिन शुरुआत में क्या था, नए नए हम आजाद हुए थे, है ना, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अगर आज हमने एक स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया तो कल को फिर और भी लोग कहने लगेंगे कि हमारा भी एक अलग स्टेट बनाओ, हमारा भी एक अलग स्टेट बनाओ, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बहुत सारा विचार करने के बाद, बहुत सारी चीजें होने का, क्योंकि एक इंसान था उसने इसके खिलाफ वो मतलब अनशन पर बैठ गया, बहुत दिन तक अनशन पर बैठा रहा, फिर उसके बाद लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में गवर्नमेंट को मजबूर होकर क्या करना पड़ता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनानी पड़ती है। तो इसी क्रम में आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट बनता है जो लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट बनाया जाता है ना। वहां पर जो ज्यादातर जो लोग लैंग्वेज बोलते थे एक टाइप की, उसी के बेसिस पर उसको स्टेट बना दिया जाता है। तो पहली पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट वाली अपना ली, ठीक है, कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी से मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कन्फर एनी सिंगल लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चीज अपनाई कि हमारे जो पॉलिटिशियन थे बड़े होशियार थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई एक काम करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर 10 किलोमीटर पर, हर 100 किलोमीटर पर क्या है, लैंग्वेज चेंज होती है, बोलियां चेंज हो जाती हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। हम मान लो अब 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में से हम किसी एक पर्सन को नाम ले दें डायरेक्ट किसी बात को लेके, तो वो बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि किसी भी एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज बना दें, है ना, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और लोग भड़क सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान कर दीजिए कि कोई भी लैंग्वेज जो है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं कही जाएगी, है ना, सबको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि और लैंग्वेजेस को मिलता है, तो सभी लैंग्वेज समान मानी जाएंगी एक तरीके से। तो एक पॉलिसी ये जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है एक तरह से बाप बेटे का रिलेशन यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो सेंटर को बाप बोला जाता है और स्टेट को बेटा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एक तरह से रिस्ट्रक्चर किया गया फिर से, और उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान की गई, है ना, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आने पाए। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। चौथा पॉइंट हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। तो हमारी कंट्री के अंदर क्या है, या फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। यहाँ पर जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें पावर बटी हुई होती है। जैसे सेंट्रल लेवल है, ये सबसे बड़ा लेवल मान लीजिए, सेकंड आपका ये स्टेट हो गया, बेटा हो गया, ये बाप हो गया, है ना, ये बच्चे हो गए एक तरीके से, ऐसे मान सकते हैं। लोकल वाले, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि गांव वगैरह में आप देखते हैं प्रधान वगैरह, विलेज पंचायत वगैरह
होती हैं, ठीक है, तो वो लोकल लेवल हो गया। तो इससे हुआ क्या, पावर को डिसेंट्रलाइज करने से हुआ क्या, इससे हुआ ये कि किसी जो गवर्नमेंट थी ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ। जो लोग जैसे लोकल लेवल पर जो लोग हैं, विलेज पंचायत वगैरह, वो अपने जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना अपने एरिया की, वो वहीं की वहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। स्टेट वाले अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सेंट्रल वाले अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो यहाँ पर 4 बातें या 4 पॉलिसी गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से, किफायती तरीके से यहाँ पर अपनाई, जिससे क्या हुआ, हमारा जो फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर था वो सक्सेसफुल हो पाया। तो मुझे भी लगता है मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने में सक्सेसफुल हो पाया हूंगा, ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे हर एक पॉइंट को, और आप बढ़िया से आपके जो खाता है, जो रिजल्ट खाता है, आपका खाता क्या है, रिजल्ट जो आपका आएगा, है ना, उसमें 5 मार्क्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है भाई। मुझे लगता है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे, और आप इनको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वीडियो के अंदर ये 2 क्वेश्चन इनफ हैं जिनको आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है भाई। और साथ ही साथ ये भी बोल दूं कि आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई। जो चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।